गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बैंक, उसकी मीनिंग, डिफिनीशंस, उसके इंपॉर्टेंट, उसके फंक्शंस। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, यानी बैंक के प्रकार। अब देखिए, बैंक मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है केंद्रीय बैंक। आपको पता है कि हर देश का एक अपना केंद्रीय बैंक होता है। अब केंद्रीय बैंक होता क्यों है, किस लिए बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्यों बनाया जाता है? वहां पे जो जिस देश का केंद्रीय बैंक होता है, वहां पे जो मनी का संचालन यानी मुद्रा का निर्गमन जो किया जाता है, पैसे को प्रिंट करना और उसको मार्केट में ले जाना, ये किसका काम है? केंद्रीय बैंक का। किसके आदेश पे होता है? गवर्नमेंट के आदेश पे केंद्रीय बैंक काम करता है, नोट को प्रिंट करता है और उसको मार्केट में रन कराता है। तो हर देश का अपना अपना एक एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। उसकी स्थापना 1935 में 5 करोड़ की पूंजी से हुई थी। कितने पूंजी से हुई थी? 5 करोड़ की पूंजी से। और उसको ऑथराइज किया गया 1949 में, उसको भारतीय रिजर्व बैंक बना दिया गया। अब अगला है व्यापारिक बैंक। देखिए, व्यापारिक बैंक 1949 में एक एक्ट बना था, अधिनियम बना था, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949। ये बैंक एक्ट है आपका, एक्ट। इसका मीन्स होता है अधिनियम, यानी भारत में बैंकिंग के लिए एक अधिनियम पास किया गया था, जिसको बोलते हैं भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार ये व्यापारिक बैंक का गठन किया गया। व्यापारिक बैंक वह बैंक होते हैं जो बड़े बड़े उद्योग को, बड़े बड़े बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। बड़े बड़े बिजनेस को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को ये लोन प्रोवाइड करते हैं और उस पर अच्छा खासा ये इंटरेस्ट लेते हैं। थर्ड बैंक है हमारा विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है, विदेशी यानी फॉरेन। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज, या इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, एक्सचेंज कह लीजिए, दोनों हो सकता है। तो विदेशी विनिमय बैंक यानी जो फॉरेन करेंसी का लेन देन करते हैं, या फॉरेन से जो भी आपका आयात निर्यात होता है उसके बदले जो अमाउंट मिलता है उसका जो लेन देन करते हैं, ये किसमें होता है? विदेशी विनिमय बैंक में। हर देश में एक विदेशी विनिमय बैंक होता है। क्यों, किस लिए होता है इसको बनाया जाता है? क्योंकि मान लीजिए वो व्यापार करते हैं फॉरेन कंट्री से, अपने कंट्री में करेंगे तो इसका तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्री में जब करेंगे तो उनके लिए इस बैंक का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे जो फॉरेन करेंसी मिलती है वो डायरेक्ट आरबीआई में जाकर तो एक्सचेंज करेंगे नहीं, या केंद्रीय बैंक में जाकर तो एक्सचेंज करेंगे नहीं। वो क्या करते हैं? विदेशी विनिमय बैंक में एक्सचेंज करते हैं, और ये विदेशी विनिमय बैंक आपको ले जाके केंद्रीय बैंक को वो पैसा, फॉरेन करेंसी प्रोवाइड कराता है। आपका फोर्थ है कृषि बैंक। कृषि यानी एग्रीकल्चर बैंक। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 55% आज भी जनता जो है वो किस पे निर्भर है? कृषि पे, यानी एग्रीकल्चर पे निर्भर है। यहाँ इंडिया का सबसे मुख्य जो, अगर कोई आधी पॉपुलेशन अगर आपकी 1 करोड़, जो आपकी 1 अरब 21 करोड़ के समथिंग जो जनसंख्या है इंडिया का, उसमें से आधी जनसंख्या किस पे निर्भर है? कृषि पे। तो कृषि बैंक जो है इंडिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ आधी जनता कृषि पे निर्भर करती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कृषि बैंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सहकारी बैंक, दूसरा है भूमि बंधक बैंक, और तीसरा है विशिष्ट कृषि बैंक। देखिए, विशिष्ट कृषि बैंक में क्या है, और सहकारी बैंक और भूमि बंधक बैंक में क्या? पहले आते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक वह बैंक है जो किसानों को ऋण प्रदान करते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंक है वो सहकारी बैंक है। इस पे आप जाइए, उनको अपना अपने भूमि के कागज दिखाइए, और आपको वो कुछ भी गिरवी नहीं रखता, आपको डायरेक्ट कृषि लोन देते हैं। ये किसका काम है? सहकारी बैंक का। अब आते हैं भूमि बंधक बैंक। नाम से ही आपको स्पष्ट है, भूमि बंधक यानी भूमि को बंधक रखकर, यानी भूमि को गिरवी रखकर जो बैंक ऋण देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? भूमि बंधक बैंक। यानी आपके जो भी
एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको जो बैंक गिरवी रख के आपको पैसा प्रोवाइड करे वो हमारा क्या कहलाता है, भूमि बंधक बैंक कहलाता है। अब विशिष्ट कृषि बैंक क्या कहलाता है, विशिष्ट कृषि बैंक वह बैंक कहलाता है जो कृषि कार्य के विशिष्ट कार्य के लिए आपको लोन देता है। इट मींस कि जैसे कृषि के लिए आपको किसी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हल हो गया, इन सब चीजों को खरीदने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो लोन देता है उसको क्या कहलाते हैं, कृषि विशिष्ट कृषि बैंक। इसके अंतर्गत देखिए भूमि विशिष्ट कृषि बैंक में जो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी भारतीय कृषि विकास बैंक। इसका भारतीय कृषि विकास बैंक। तो इसमें आपको जो कृषि है उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट कदम उठाती है उसके लिए एक अलग से बैंक बनाई थी और ये आपका नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब आते हैं विकास बैंक। नाम से ही आपको क्या हो रहा है, डेवलप यानी डेवलपमेंट, जो कह लीजिए डेवलपमेंट बैंक कह लीजिए। तो विकास बैंक किसी भी विकास बैंक का काम है कि रूरल एरिया जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्यतः ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बना है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। तो वहाँ के विकास के लिए गवर्नमेंट ने, केंद्रीय गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विकास बैंक की स्थापना किया ताकि वहाँ के लोग आगे बढ़ सके, उनकी जो आय है, जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। अगला है बचत बैंक। देखिए बचत बैंक क्या होता है, बचत यानी सेविंग। सेविंग मीन्स कि आप जो पैसे बचा बचा के रखते हैं तो आपको क्या कहा जाता है, सेविंग। अब देखिए सेविंग बचत बैंक, ये बचत बैंक मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा, इंडिया में तो बहुत कम ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है। आपको पश्चिमी देश है यानी अमेरिका, जापान में इस बैंक का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। कहाँ पे, अमेरिका और जापान में। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अपने छोटे छोटे जो अमाउंट होते हैं उसको सेव करके इस बैंक में जमा करते हैं। यह बैंक उनकी सेविंग को रखता है, लेकिन इस बैंक की एक खासियत है, ये कभी किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करता, ये ऋण नहीं देता, ये आपकी बस सेविंग रखता है और आपको आपकी ही सेविंग कुछ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कराता है बस। डाकघर बचत बैंक, आपने डाकघर के बारे में जानते हैं, डाकघर क्या होता है। डाकघर में हम चिट्ठी पोस्ट करते हैं, चिट्ठी मंगाते हैं, कई भी सारे हमारे जो भी मेन डॉक्यूमेंट है तो उसको मंगाते हैं, पार्सल मंगाते हैं डाकघर में। तो डाकघर का एक अपना बचत बैंक भी होता है, डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक एक अपना अलग बैंक चलाता है जिसमें बैंक से संबंधी जो बैंक अदर बैंक काम करते हैं वैसे ये डाकघर बचत बैंक ही काम करता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका डाकघर बचत बैंक। अब विनियोग बैंक, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब होता है कि जब भी आप ये क्या करते हैं, जो भी हमारे शेयर और डिबेंचर होते हैं उनको ये खरीद के और रखते हैं। और ये खरीद के क्यों रखते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रदान करते हैं और इनके लिए ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती हैं। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल किसी राज्य में या देश में आते हैं तो उनको आते तो उनके पास पैसे होंगे नहीं ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट के लिए उनको पैसे चाहिए कुछ और वो कुछ लाते हैं, तो ये बैंक क्या करते हैं, उनको ऋण प्रदान करते हैं लंबे समय के लिए। अब आते हैं आयात निर्यात बैंक। आयात इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक का मतलब है कि आप जब भी किसी भी सामान का एक्सपोर्ट करते हैं बाहर यानी फॉरेन में और वहां से वस्तु मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए एक बैंक बनाया जाता है। किस लिए, इसलिए ताकि जो ये बैंक है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कंट्रोल कर सके कि आप कितना मंगा रहे हैं और आपको कितने पैसे की जरूरत है, ताकि वो उतना पैसा ट्रांसफर कर सकें। ये पहले ये मैक्सिमम कहां पे था, ये सबसे ज्यादा अमेरिका, जापान, फ्रांस, रशिया, इन सब जगहों पे सबसे ज्यादा चला। और 1983 में 1983 में इंडिया में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई है। देखिए इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंट होते हैं। इकाई बैंकिंग, पहले तो इकाई बैंकिंग होती क्या है, इकाई बैंकिंग वह बैंकिंग होती है जिसकी सिर्फ एक ही
इस्टेब्लिशमेंट हो, यानी वो सिर्फ एक ही जगह हो, वो हमारी इकाई बैंकिंग होती है। शाखा बैंकिंग वह होती है जिसका एक मुख्य कार्यालय हो लेकिन उसकी शाखाएं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्थान पे स्थापित की गई हैं। इसके दोनों में डिफरेंट करने के लिए आधार क्या है, पहला शाखा। देखिए इसमें केवल एक कार्यालय होता है, किसमें, इकाई बैंकिंग में केवल एक कार्यालय होता है, जबकि शाखा बैंकिंग में एक मुख्यालय एवं विभिन्न स्थानों पर शाखाएं होती हैं। ठीक। सेकंड है इसका साधन। अब कैसे साधन होते हैं, इसमें सीमित साधन होते हैं। देखिए चूंकि एक छोटा बिजनेस है, एक नॉर्मल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा बिजनेस है, आपका एक कोई शॉप है, टॉय शॉप है या कपड़े की शॉप है, तो उसमें जो आपको साधन मिलेंगे वो सीमित मिलेंगे, क्योंकि आपके पास जितनी कैपिटल रहेगी या पूंजी रहेगा आप उतना ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन इसीलिए इसमें सीमित साधन होते हैं। जबकि शाखा बैंकिंग में इसमें साधन विस्तृत होते हैं। मान लीजिए किसी कोई भी आपकी शॉप है, उसकी कई सारी शाखाएं हैं, मान लीजिए आपकी कपड़े की शॉप है, आपकी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो यहाँ पे आपको साधन भी बहुत सारे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक जगह अगर आपका माल खत्म होता है तो दूसरी जगह से आप मंगा सकते हैं। ऐसे इसमें होता है कि इसमें साधन विस्तृत होते हैं, इसमें कई प्रकार के आपको साधन मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरा होता है निर्णय लेना। निर्णय मतलब अपना जो निर्णय लेना है, यानी जो हमें कोई भी काम करना है उसके लिए निर्णय लेना है, तो इसमें निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं इकाई बैंकिंग में। किसमें? इकाई बैंकिंग में निर्णय जल्दी से ले लिया जाता है, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल ओनरशिप है, इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। इसमें जो निर्णय लेना है वो एक ही व्यक्ति लेगा, लेकिन इसमें निर्णय लेने में समय लगता है, क्योंकि ये शाखा बैंकिंग है। पहले ब्रांच का मैनेजर, जो ब्रांच मैनेजर वो मैनेजर आएगा, फिर शाखा प्रबंधक आएगा, फिर मुख्य कार्यालय प्रबंधक आएगा, ये सब मिलके निर्णय लेंगे, तो इसमें समय लगता है। अगला जो है प्रबंध यानी मैनेजमेंट। इसमें प्रबंध कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। किसमें? इकाई बैंकिंग में, क्योंकि सिंगल हैंडेड मैनेजर होता है उसमें, क्योंकि जिसकी ओनरशिप रहती है वही इसमें मैनेज करता है, तो ये कुशलतापूर्वक अपना सारा मैनेज कर सकता है। लेकिन इसमें प्रबंध का अभाव होता है। इसमें प्रबंध का अभाव इसलिए होता है क्योंकि एक मुख्य कार्यालय का प्रबंधक होता है, वही सारे ब्रांच को देखता है। तो इसमें मुख्य कार्यालय को तो एक प्रबंधक देख लेगा, लेकिन सारे ब्रांच को कैसे देखेगा? तो इसमें प्रबंध का अभाव होता है। लास्ट है नियंत्रण यानी कंट्रोल। कंट्रोल कितना होता है? इसमें सरकारी नियंत्रण में कुछ कठिनाई होती है। इसमें जो सिंगल इकाई बैंकिंग है, इसमें जो सरकार का जो नियंत्रण होता है, इसमें कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल ओनरशिप है, ये खुद का प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, लेकिन ये अगर प्राइवेट है तो इसमें सरकारी नियंत्रण परेशानी होगी। जो सेकेंड ये शाखा बैंकिंग है, इसमें सरकारी नियंत्रण में सरलता होती है। शाखा बैंकिंग मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर होता है, जिसमें सरकार का सीधे तौर पर भागीदारी होती है, तो इसलिए इसमें सरकार का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। आज आपके बुक का बैंकिंग चैप्टर बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके जो भी सवाल हैं उनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।